हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी ऑफ सैम्पल पेपर फॉर आईपी ईयर 2024-25। सो पहले दो सेक्शंस हम कर चुके हैं एंड नाउ दिस इज टाइम फॉर सेक्शन सी। इसमें आपके पास चार क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स ईच। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं। So Aisha's family is replacing their old computer with a new one. They decide to throw the old computer in a nearby empty field or no. Explain any one potential environment hazard associated with improper e-waste disposal. ठीक है, तो ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आप अपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अगर ऐसे डिस्पोज ऑफ कर देते हो तो उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, दैट क्रिएट्स पॉल्यूशन, है ना। क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं इससे? अगर वो अपना लैपटॉप ऐसे थ्रो कर देती है, ठीक है, तो उसके अंदर बैटरी होती है, फिर उसके अंदर लेड होता है जो एयर में ऐड हो जाएगा। बैटरी से बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जो एयर में और सॉइल में ऐड हो जाएंगे, विच कुड कॉज एयर पॉल्यूशन एज वेल एज सॉइल पॉल्यूशन, विच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। Then suggest one responsible way to Aisha's family for proper disposal of their old computer. ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल क्या होता है कि आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है, रिफर्बिश में डाल सकते हो, या फिर जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो लेते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे एनजीओज भी हैं जो ये सारे वेस्ट को लेते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं इन सच अ वे कि वो एनवायरनमेंट को खराब ना करें। तो वी शुड गिव इट ओवर देयर और वी शुड सेल इट। Describe the importance of recycling in e-waste management. So recycling, देखो आपके पास 3 R's होते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट में। जिसको पता है कि 3 R's कौन से होते हैं, फटाफट से कमेंट्स में लिख के बता दो व्हाट डू यू मीन बाय दीज 3 R's, जिसमें से एक आर रिसाइकलिंग है ना। सो रिसाइकलिंग मतलब उसको एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दो जिस फॉर्म में वो है, रिसाइकल में वो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उस फॉर्म को हम यूजेबल तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि वो वेस्ट नहीं होता और वो आगे काम आ जाता है। ठीक है, सो दैट इज रिसाइकलिंग। तो आप रिसाइकलिंग बताओगे कि वो क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो आपके वेस्ट को पॉल्यूशन में एड ऑन नहीं करने देता, रादर उसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज किया जा सकता है। एंड 3 R's क्या होते हैं? रीयूज, रिसाइकल और सबसे पहला होता है रिड्यूस। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। सो रीयूज का मतलब क्या है कि आपने यूज किया, जैसे आपके पास फोन है, आपने यूज किया, अब आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो नया वाला आईफोन चाहिए, है ना। तो आपने नहीं, मतलब आपके फादर के पास मान लो आईफोन 13 था एंड नाउ 4 साल यूज कर लिया, ही सेज कि मुझे तो अब आईफोन 17 चाहिए, उन्होंने ले लिया। बट व्हाट अबाउट आईफोन 13? वो रीयूज हो सकता है ना। वो यू कैन टेक, मे बी ही गिव्स यू दैट फोन कि बेटा आप यूज कर लो, ठीक है, तो आप उसको रीयूज कर रहे हो। ऐसे ही रिड्यूस का मतलब है कि जब तक जरूरत ना हो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, जब तक हमें एक्चुअली में नीड नहीं है, तक सिर्फ शौक के लिए या शो ऑफ के लिए हमें वो डिवाइसेस नहीं खरीदने चाहिए हैं। सो दैट इज रिड्यूस। तो रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल के थ्रू ई वेस्ट कैन बी मेंटेन्ड। नेक्स्ट है आपके पास, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट द फॉलोइंग डेटा फ्रेम यूजिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज एंड वी हैव अ चॉइस ऑल्सो। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाना सबसे आसान काम होता है ना। तो आप क्या करोगे? इंपोर्ट pandas as pt, देन प्रोडक्ट और प्राइस आपके दो कॉलम हैं, जो ये रो लेबल है वो आपके पोजिशनली है 0 1 2 3। तो मैं यहाँ पर डिक्शनरी बनाऊंगी। कैसे? मैंने लिखा डेटा लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। अच्छा, यूजिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट नहीं है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट सबसे आसान काम होता है। नाउ यूजिंग अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बोल रहा है, तो लिस्ट का मतलब है स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, फिर आपको इसके अंदर डिक्शनरीज लेनी पड़ेंगी। तो डिक्शनरी की क्या हो जाएगी? प्रोडक्ट, वैल्यू क्या है? लैपटॉप, कॉमा, की है प्राइस, वैल्यू है 60,000। ये एक डिक्शनरी हो गई। फिर ये कॉमा आएगा इस पूरी डिक्शनरी के बाद, फिर हम दूसरी डिक्शनरी देंगे। दूसरी डिक्शनरी में फिर से वैसे ही लिखेंगे, की क्या है? प्रोडक्ट, डेस्कटॉप इज द वैल्यू, कॉमा, प्राइस, वैल्यू क्या है? 45,000। फिर से कॉमा, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर आपको फिर से लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नाम क्या है? मॉनिटर, कॉमा, प्राइस, प्राइस कितना है? 15,000, कॉमा, अगेन प्रोडक्ट क्या है। अब इस मेथड में हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमें डिक्शनरी से बनाना है तो हमें वो की देनी ही पड़ेगी।
तो प्राइस कितना है 30,000 एंड एंड में आपकी स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगी. सो दिस इज लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज. ठीक है, तो ये जो बन के आया है ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है. अभी सिर्फ लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनी है, अभी तो डेटा फ्रेम हमने बनाया ही नहीं है. सो ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनी है. इसके नीचे फिर स्टेटमेंट आएगी df इज इक्वल टू pd डॉट मेक श्योर कि डेटा फ्रेम का d और f दोनों कैपिटल हो, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए. यहाँ पर आपने लिस्ट का नाम दे दिया और फिर आप प्रिंट df करा सकते हो. लेबल्स अपने आप ये सेट होकर आएंगे, तो आपको इसके लिए एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है. अगर यहाँ पे कुछ और होता इंडेक्स तो हमें इंडेक्स भी देना पड़ता. तो ये इनर डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कॉलम हेडिंग्स बन जाएंगे. ठीक है, सो यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस. तो ये आपकी डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया. दूसरा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट अ पांडा सीरीज एज शोन बिलो यूजिंग अ डिक्शनरी. नोट दैट द लेफ्ट कॉलम इंडिकेट्स द इंडिसेस. तो भाई अगर ये चॉइस है तो कोई भी ऊपर वाला क्वेश्चन क्यों करेगा, है ना. तो अगर सीरीज बनाने को आ रही है और वो छोटी है, इसमें एरर के चांसेस कम है, मिस्टेक होने के चांसेस कम है, तो बेटर ऑप्शन है कि यू शुड डू दिस वन, है ना. सो इसमें आप क्या करोगे, वही सेम चीज, इंपोर्ट पांडाज आज पीडी. सीरीज बनानी है, ये इंडेक्स है, ये वैल्यू है, तो हम यहाँ पर कुछ भी नाम दे देते हैं. idx इज इक्वल टू रशिया, हंगरी और स्विट्जरलैंड. फिर वैल्यूज इज इक्वल टू मॉस्को और ये जितनी तीनों है. फिर आप लिखोगे सीरीज वन इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज. डेटा वाले एरे का नाम पहले आएगा, सो वैल्यूज फिर आपका इंडेक्स एंड प्रिंट s1. सीरीज प्रिंट कर देंगे. सो दिस इज रादर इजी, है ना. यहाँ डिक्शनरी बनाते हुए आप गलत कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते हो. बट हाँ, यहाँ पर भी देखो क्या है, यूजिंग डिक्शनरी बोला है, ये नहीं करना, ये गलत हो जाएगा. ये कई बार होता है ना, हमने जल्दबाजी में कर दिया, जैसे अब ये लिख दिया होता तो मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि उसने बोला है यूजिंग अ डिक्शनरी. तो इसमें आपको क्या करना है, डेटा इज इक्वल टू रशिया, उसकी वैल्यू देनी है मॉस्को, कॉमा हंगरी, उसकी वैल्यू देनी है बुदापेस्ट. सो बेसिकली जो कीज हैं वो इंडेक्स बन जाते हैं और जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज ही रहती हैं. ठीक है, सो ये भी ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में खुशी खुशी गलत नहीं लिख देना. सो रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली एंड देन राइट योर आंसर. सो इंपोर्ट pandas as pd, देन यू क्रिएट द डिक्शनरी, देन यू क्रिएट द सीरीज एंड देन यू प्रिंट इट. सो आपको 3 मार्क्स इसके मिलेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एसक्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल नेम स्टूडेंट्स विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन. और फिर आपको इंसर्ट करना है. तो वेरी सिंपल, डेटाबेस का नाम नहीं दिया है, नहीं तो हम यूज डेटाबेस के नाम से शुरू करते हैं, बट दे हैव नॉट मेंशन द डेटाबेस नेम, तो हम सीधा क्रिएट टेबल से स्टार्ट कर सकते हैं. सो वी विल राइट क्रिएट टेबल. टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट्स, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट होगी, कॉलम का नाम दिया हुआ है स्टूडेंट आईडी. एंड बिलीव मी, ये जो क्वेश्चन है ना, ये फ्री के मार्क्स होते हैं. सब कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है. आपने स्टूडेंट आईडी कॉलम का नाम लिखा, जो यहाँ लिखा है एज इट इज, न्यूमेरिक की जगह आप इंटीजर लिख दोगे, स्पेस देके आगे प्राइमरी की लिख दोगे जो वहां लिखा हुआ है, कॉमा देंगे, कॉमा देके क्या लिखेंगे, सेकंड कॉलम का नाम दैट इज फर्स्ट नेम, डेटा टाइप उन्होंने लिखा हुआ है, स्पेस देके हम लिखेंगे varchar 20, कॉमा देंगे. फिर आप ऐसे ही दे दोगे लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद फिर से varchar 10, 10 कर दो, कॉमा डेट ऑफ बर्थ. तो जो कॉलम के नाम लिखे हैं सेम कॉलम का नाम आप यहाँ लिखते जाओ. डेटा टाइप है डेट, कॉमा देन यू टेक परसेंटेज. परसेंटेज में फ्लोट 10,2 भी लिख सकते हो, खाली फ्लोट लिखोगे तो भी ठीक है. सो इतना लिखने से भी आपका टेबल क्रिएट हो जाता है एंड आपको यहाँ पे इसके पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे. फिर 1 मार्क है आपका इंसर्ट इनटू के लिए. सो आपके पास देखो पांचों वैल्यूज दी जा रही हैं, यस पांचों वैल्यूज दी जा रही हैं, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम फिर वैल्यूज. अगर ऐसा होता कि पांचों वैल्यूज ना होती तो टेबल के नाम के साथ राउंड ब्रैकेट लगाकर आप कॉलम्स के नाम भी लिखते, पर ऐसा नहीं है, तो हम इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज और फिर यहाँ पर आप वैल्यूज लिख दोगे. स्टूडेंट आईडी नंबर है तो बिना कोट्स के आएगा, नाम कोट्स में आएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट भी आपकी कोट्स में आती है, ईयर मंथ डे के फॉर्म में, और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बिना कोट्स के आएगा. एंड मेक श्योर यू पुट अ सेमी कॉलन एट द एंड. ठीक है, बहुत छोटा सा सिंबल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ दैट. ठीक है जी.
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग टेबल्स एम्प्लॉय विच स्टोर्स एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड एम्प्लॉय सिटी। दूसरा टेबल है पेरोल जिसमें आईडी, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन एंड सैलरी है। नाउ एट्रीब्यूट नेम्स आर रिटन विद इन ब्रैकेट्स। ओके, सो ये आपका डेटा है। अब वो कह रहा है कि इसमें आपको डिस्प्ले करनी है डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉय का कोई काम नहीं है, मुझे डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी दिखानी है। डिपार्टमेंट मेरा पेरोल में है, सैलरी मेरी पेरोल में है। आई हैव नथिंग टू डू विद द एम्प्लॉय टेबल। वाइज जब आ जाता है फॉर ईच डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट वाइज, उसका मतलब है ग्रुप बाय लगेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली आपको एवरेज सैलरी देखनी है। सो डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम पेरोल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे सेल्स का एक ग्रुप बन गया, इंजीनियरिंग का एक बन गया, मार्केटिंग का एक बन गया, तो सेल्स की एवरेज सैलरी कितनी होगी? 75 प्लस 50 अपॉन 2। इंजीनियरिंग की कितनी होगी? 95 प्लस 70 अपॉन 2। मार्केटिंग का एक ही है तो इसकी एवरेज सैलरी 65,000 ही आएगी। हमें आउटपुट नहीं बताना है, हमें सिर्फ क्वेरी लिखनी है। सो वी विल जस्ट राइट दिस, सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम पेरोल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। देन है लिस्ट ऑल डेजिग्नेशंस इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी। आपको डेजिग्नेशंस शो करानी है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सैलरी में। तो इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट दिखाना क्या है? डेजिग्नेशन। सिलेक्ट डेजिग्नेशन फ्रॉम पेरोल। ठीक है, ऑर्डर बाय सैलरी। बाय डिफॉल्ट हमेशा असेंडिंग ऑर्डर होता है, को डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो आपको DESC लिखना पड़ेगा। सो सिलेक्ट डेजिग्नेशन फ्रॉम पेरोल ऑर्डर बाय सैलरी DESC। सो ये आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिखा देगा। डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम अलोंग विद देयर करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। अब आई ज्वाइन की कंडीशन। एम्प्लॉय का नाम है मेरा इस टेबल में जिसका नाम है एम्प्लॉय, एम्प नेम इज द फील्ड। अब उसके साथ आपको दिखाना है उसका डिपार्टमेंट। तो इसमें सेम क्या है? एम्प आईडी। एम्प आईडी जो है मेरे दोनों टेबल में है। ठीक है, सो हम इन दोनों टेबल्स को लिंक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्प आईडी। तो आपको एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट दिखाना है, तो आपका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट एम्प अंडरस्कोर नेम कॉमा डिपार्टमेंट। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, अलाइस भी दे सकते हो या बिना अलाइस के भी कर सकते हो, पेरोल पी। तो अलाइस का मतलब क्या है? निकनेम फॉर द टेबल। सो फ्रॉम एम्प्लॉय ई कॉमा पेरोल पी वेयर E dot emp id is equal to P dot emp id। ठीक है, तो जैसे अभिनव है तो अभिनव का डिपार्टमेंट आ जाएगा सेल्स। कबीर है 2, कबीर का भी डिपार्टमेंट आ जाएगा सेल्स। ईशा का 3 मैच होगा इंजीनियरिंग, पॉल का इंजीनियरिंग और विक्टोरिया का मार्केटिंग। दैट विल बी द आउटपुट। ठीक है, इसे कहते हैं जॉइनिंग द टू टेबल्स। चॉइस थी आपके पास, दो और टेबल हैं, एथलीट एंड मेडल्स। इसमें एथलीट आईडी जो है वो कॉमन है और आपको एसक्यूएल क्वेरीज पूछी गई हैं। डिस्प्ले द स्पोर्ट्स वाइज टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वॉन। तो स्पोर्ट वाइज टोटल नंबर ऑफ मेडल्स बताने हैं, तो क्या हो जाता? सिलेक्ट स्पोर्ट। टोटल है मतलब सम निकालना है, एवरेज नहीं है। ठीक है, सो सम ऑफ मेडल्स फ्रॉम मेडल्स ग्रुप बाय स्पोर्ट। ठीक है, सो सिलेक्ट स्पोर्ट कॉमा सम ऑफ मेडल फ्रॉम मेडल्स ग्रुप बाय स्पोर्ट, वो इसका आंसर हो गया। देन है डिस्प्ले द नेम्स ऑफ ऑल द इंडियन एथलीट्स इन अपर केस। सो इंडियन एथलीट्स इन अपर केस, नेम यहाँ पर है, कंट्री भी यहाँ पर है। तो आपके पास कंडीशन क्या हो जाएगी? सिलेक्ट अपर, या आप यूकेस भी लिख सकते थे। सो सिलेक्ट अपर नेम फ्रॉम टेबल का नाम है एथलीट वेयर कंट्री is equal to India. So select upper name from athlete where country is equal to India. तो वो इंडिया के जो है उनकी डिटेल्स को दिखा देगा। डिस्प्ले द एथलीट नेम अलोंग विद देयर करस्पॉन्डिंग स्पोर्ट्स। तो अब ये दोनों को लिंक करना है आपको, एथलीट और मेडल में से जहां पे एथलीट आईडी मैच करता है। तो एथलीट नेम के लिए है
name. So query can be select name, comma, sport from athlete, comma, medals. अगर आप अलाइज देना चाहते हो तो आपने ए और एम दे दिया और फिर हमारी कंडीशन आ जाएगी वेयर ए डॉट एथलीट आईडी इज इक्वल टू एम डॉट एथलीट आईडी। ठीक है। अगर आपको जॉइंस में प्रॉब्लम फेस हो रही है तो प्लेलिस्ट में जॉइंस के ऊपर डिटेल्ड वीडियोस हैं बेटा, उसमें पूरा जॉइन अच्छे से स्टार्टिंग से स्क्रैच से एक्सप्लेन्ड है। सो इफ यू फाइंड प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द टॉपिक, सैम्पल पेपर्स करने का मकसद ही यही है कि आपको पता चले कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है, प्लेलिस्ट में से उस टॉपिक को उठाओ, उसकी वीडियो देखो, उसको समझो। मैंने नोट्स का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से नोट्स में से पढ़ो। फिर भी कोई डाउट आता है तो आई एम हेयर, राइट इन द कमेंट्स कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई, so that I can explain you more with more examples. ठीक है जी। So that is it for this video. ये हो गया हमारा सेक्शन सी। अब नेक्स्ट जो है वो है सेक्शन डी, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क के, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और फिर आपका आखिरी सेक्शन होगा ई, जिसमें 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट वन बाय वन। तब तक आप इसको खुद से करके देखो। ठीक है, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सेक्शन। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, एंड डू शेयर इट विद as many students as possible. Thank you. Bye for now.